मेरा नाम सोनिया है। मैं अपने मायके में बैठी हुई थी जब मेरा पति मुझे मनाने के लिए मेरे मायके आया, मगर अब मैं अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसको साफ इनकार कर दिया था कि मैं अब कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। मेरा पति कहने लगा, तुम कहोगी तो मैं अपने भैया को घर से बाहर निकाल दूंगा, मगर तुम घर आ जाओ। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे डिवोर्स दे दो। मेरा पति परेशान हो गया था और कहने लगा कि क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो, जब एक बार मैंने तुमसे कह दिया है कि भैया अब हमारे साथ उस घर में नहीं रहेंगे, मैं उनको खुद तुम्हारे सामने धक्के मारकर घर से निकालूंगा, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरे घर में तुम्हें जो चीज भी परेशान करती थी, मैं उस हर चीज को घर से निकाल दूंगा, बस तुम घर चलो। मैंने अपने पति से कहा कि उस समय आपकी आंखें क्यों बंद थी जब मैं चीख चीख कर आपको हकीकत बता रही थी? तब तो आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, तो मैं आपकी बात पर यकीन कैसे कर लूं? आपको तो ऐसा लगता था जैसे मैं झूठ बोल रही हूं। आपने मेरी कभी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और आज आप देख रहे हो कि नौबत कहां तक आ गई है। आप भी अपने भैया के साथ इस पाप में बराबर के हिस्सेदार हो। सिर्फ गलत होता हुआ देखने वाला और पाप करने वाला ही पापी नहीं होता, बल्कि पाप होता हुआ देखकर उसे इग्नोर करने वाला भी बराबर का हिस्सेदार होता है। मेरा पति मेरी बात सुनकर शर्मिंदा होने लगा था और मुझसे नजरें चुराने लगा। आखिर वो भी क्या कर सकता था? उसे हकीकत जो सुनने को मिल रही थी। किसी के घर का माहौल इतना गंदा भी हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ माता पिता जल्दबाजी में अपनी बेटियों की शादियां सिर्फ लड़का देखकर ही कर देते हैं। लड़के के घर का माहौल देखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लड़की को सारी जिंदगी सिर्फ अपने पति के साथ ही नहीं बल्कि उसके रिश्तेदारों के साथ भी गुजारनी पड़ती है। उसके वो रिश्ते जो उसके सगे संबंधी होते हैं। आखिर मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आखिर मेरा इस सब में क्या कसूर था? मुझे ही क्यों इतनी परेशानी मिल रही है? मैंने तो कभी भी किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाई थी, मगर जरूरी नहीं कि कुछ बुरा किया हो तभी हमारे साथ बुरा हुआ हो। कभी कभी कुछ बुरा ना करने पर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। लोग इस दुनिया में कितने भोले चेहरे लेकर आते हैं। मुझे इस बात का आइडिया अपने ससुराल जाकर हो गया था, मगर इन भोले चेहरों के पीछे कितना घिनौना सच छुपा हुआ था, ये भी वहाँ पर रहकर ही मुझे जल्द समझ आ गई थी। ये उन दिनों की बात थी जब मैं 18 साल की थी, जब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे। हमारे परिवार में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, इसलिए हम तीनों बहनें हाई स्कूल तक ही पढ़े हुए थे। मेरी 2 बहनों की शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। अब जबकि मेरी उम्र भी 18 साल हो चुकी थी, तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी 1 साल के अंदर अंदर ही कर देना चाहते थे। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मम्मी पापा ने मेरे लिए कई रिश्ते देखे थे। लड़के वाले मुझे फौरन ही देखकर पसंद कर जाते थे, क्योंकि मेरे अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं कम उम्र की खूबसूरत लड़की थी, मगर मेरे मम्मी पापा को मेरे ही जैसा खूबसूरत लड़का चाहिए था। उन्हें हमेशा मेरे ही जैसे खूबसूरत लड़के की तलाश रही थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी बेटी सारी जिंदगी खूबसूरत लड़के को या उसकी खूबसूरती को देख देख कर तो नहीं गुजार सकती। लड़के का पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, अच्छे बिहेवियर का होना, उसकी फैमिली का माहौल, उसकी फैमिली का बिहेवियर, सारी ही बातें अच्छी होनी चाहिए। मगर शुरू से ही मेरे पेरेंट्स को स्मार्ट और कम उम्र के लड़के की तलाश थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनों के पति नॉर्मल सी शक्ल के थे। मेरे रिश्ते आते तो कहीं लड़का अच्छा नहीं होता, तो कहीं लड़के की हाइट मेरे हिसाब से ठीक नहीं बैठती थी। इस तरह से मेरा अभी तक रिश्ता नहीं लगा था। मेरे पापा मामूली सी नौकरी किया करते थे। मेरे 2 भाई थे, वो भी उनके साथ ही नौकरी पर जाते थे। मैं मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली हूँ। मेरे एक भाई की भी शादी हो चुकी है। शादी के लिए हम 2 भाई बहन ही बचे थे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरे सारे भाई बहनों में आपस में बहुत मोहब्बत थी, मगर मैं उन लोगों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि सबसे छोटी होते हुए भी मुझे अपने माता पिता का ज्यादा प्यार नहीं मिला था, और ना ही भाई बहन का। इसकी वजह क्या थी मैं नहीं जानती। शायद मेरे भाग्य में प्यार शब्द था ही नहीं। रिश्ते तलाश करने के बाद जब मम्मी पापा को कोई लड़का खास पसंद नहीं आया, तो अब वो भी मायूस हो गए थे। ऐसा नहीं था कि मुझ में कोई कमी थी। मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़कियों में से एक थी। बस मेरे मम्मी पापा का यही शौक था कि वो अपनी छोटी बेटी के लिए स्मार्ट लड़का ही देखेंगे। इस तरह मेरी उम्र 20 साल की हो गई थी, लेकिन मेरा रिश्ता अभी नहीं लगा था। सब रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा से कहते थे कि अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कर दो।
जवान बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर होता है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। अभी भी वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़का देख रहे थे। उनका कहना था कि अभी हमारी बेटी की उम्र ज्यादा नहीं है, इसीलिए हमें उसकी शादी की ज्यादा फिक्र भी नहीं हो रही। उन्हें जैसे ही मेरे लिए उनकी मर्जी के मुताबिक स्मार्ट लड़का मिलता है तो वो मेरी शादी तभी करेंगे। हमारे मोहल्ले से ही मेरा रिश्ता आया था। लड़का अच्छी नौकरी करता था और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था, मगर उस लड़के के चेहरे पर बहुत मुहासे थे। इस वजह से मेरे पापा ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। मुझे तो कोई पसंद नहीं था। मैं अपने मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करना चाहती थी। मेरी मम्मी मेरी भाभी भी बहुत खूबसूरत लेकर आई थी। मम्मी को हमेशा मेरी फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि अब मेरी भाभी भी मुझे तरह तरह की बातें सुना कर मेरा जीना मुश्किल कर रही थी। मैं हर समय रोती रहती थी। मम्मी कहती कि बस एक बार अच्छा रिश्ता मिल जाए, उसी दिन मैं लड़के वालों को हाँ कर दूंगी। कई बार तो ऐसा होता था कि मेरा दिल ही उलझकर रह जाता था जब कभी मम्मी मुझे लड़के वालों के आगे बैठने को कहती, और जब मेरे साथ जबरदस्ती की जाती तो मैं लड़के वालों के सामने कुछ बेरुखी से बोल देती थी। मम्मी तो दिन ब दिन मुझे देख देख कर परेशान होती रहती थी। उन्होंने पापा से कहा था कि अब हमें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, हमें अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, क्योंकि अब घर में बहू के आ जाने की वजह से वो परेशान रहने लगी है। अभी उन लोगों ने अपनी जिद को छोड़ने के बारे में सोचा ही था कि उनको अपनी मर्जी के मुताबिक एक रिश्ता मिल गया था। लड़का देखने में बहुत स्मार्ट था। मेरे मम्मी पापा ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था। लड़का ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही किसी अमीर फैमिली से था, पर छोटा मोटा काम करता था। लेकिन मेरे मम्मी पापा की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे लिए लड़का मिल गया था। मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश थे। मेरी दीदी ने जब मुझे उसकी फोटो दिखाई तो वो मुझे कोई खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि शक्ल सूरत से ज्यादा इंसान का मन अच्छा होना चाहिए। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि मेरा पति मन का बहुत अच्छा हो, हमेशा मुझे समझे और मुझे प्यार दे। यही मेरे लिए काफी था। मैंने फोटो देखने पर दीदी से यही कहा कि जैसा मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं आप लोगों की मर्जी पर ही अपना सर झुका दूंगी। मुझे इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लड़का पसंद है तो मैं यहाँ पर खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हूँ। और शायद यही फैसला मेरे लिए बहुत गलत साबित हुआ था। लड़के की फैमिली जितनी मासूम दिखती थी इतनी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे देखने के लिए मेरी नंद और मेरी सास आई थी। उन लोगों ने अपनी मीठी मीठी बातों से मेरे घर वालों का दिल जीत लिया था। सबको यही लगता था कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। सबने लड़के की शक्ल और उसकी फैमिली की शराफत देखकर मेरा रिश्ता वहाँ पर फिक्स कर दिया था। मगर ना जाने क्यों मेरा दिल अंदर से बेचैन हो रहा था। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, मगर मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकती थी। कहती भी कैसे? आखिर मेरी परेशानी को कौन समझता? सबको अपनी अपनी पड़ी थी। एक दो बार मैंने अपनी बड़ी बहन को बस इतना कह दिया था कि ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते में मेरी भलाई नहीं है। मगर मेरी दीदी ने मुझे ये कहकर टाल दिया कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में बातें भी ऐसी ही आती हैं। यही वजह है जो तुम्हें बेचैनी हो रही है। इतना मत सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कभी कभी भगवान कुछ गलत हो जाने के इशारे भी दे रहा होता है। मगर इंसान तो नासमझ है, कुछ समझता ही नहीं है। मेरी फैमिली ने इस लड़के के बारे में कुछ खास पता नहीं करवाया था, क्योंकि लड़के वालों की मीठी मीठी बातों से मेरे घर वालों को यही लगता था कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। इसलिए उनको उसके बारे में किसी तरह की कोई जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने लड़का या लड़के की फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो शायद ऐसा करना उन भले लोगों के साथ गलत होगा। बस यही सोचकर मेरी फैमिली ने लड़के के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाली थी और आंख बंद करके उन लोगों पर भरोसा कर लिया था और अपनी बेटी उन्हें देने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय तो जैसे मेरी फैमिली की आंखों पर पर्दे पड़े हुए थे। जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत होते हैं। इस बारे में उन लोगों को तब पता चला जब मेरी शादी हो गई, क्योंकि मेरा पति शक्ल से देखने में जितना अच्छा था अंदर से उतना ही बुरा था। वो बिहेवियर का बहुत बुरा इंसान था, हमेशा मुझ पर शक करता था। जब मैं विदा होकर अपनी ससुराल गई तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति का एक बड़ा भाई भी है और उनका 8 साल का एक बेटा भी है। इस बारे में उन्होंने मेरी फैमिली से सब कुछ छुपाया था। पता नहीं मेरे जेठ की पत्नी कहाँ थी।
वो मर गई थी या फिर मेरे जेठ को छोड़कर चली गई थी, ये जानना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मेरी सास मुझे कुछ बताती ही नहीं थी। मेरा पति पहले से ही ऐसा था। जब 6 महीने मेरा रिश्ता लगा रहा तब उसने मुझसे फोन पर बात करना शुरू कर दिया था। मैं उससे फोन पर बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे उससे फोन पर बात करने की कोई बेचैनी नहीं थी। मेरी शादी में ज्यादा टाइम भी नहीं था। उसने खुद ही बार बार मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे बात करने की जिद की, और वो तभी से ही मुझ पर अपनी हुकूमत चलाने लगा था, और हर बार यही कहता कि घर से बाहर मत जाया करो, और अगर कहीं जाओ तो मुझे बताकर जाया करो। मुझे उसका इस तरह से रोक टोक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं कभी कभी जल्दबाजी में कहीं चली भी जाती थी तो वो मुझसे नाराजगी जाहिर करता था। अभी हमारा रिश्ता फोन तक का ही था, इसलिए वो नाराज होने की एक्टिंग करता था, लेकिन जब शादी हो गई तो इसने इस बात को बहुत बड़ा इशू बना लिया। मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा, अभी तुम लोगों का रिश्ता लगा हुआ है, इसलिए वो तुम पर अपना हक जता रहा है। जब शादी हो जाएगी तो वो तुम्हारी मोहब्बत में डूब जाएगा और इस बात को भूल जाएगा और तुम पर शक करना भी छोड़ देगा। मैं इस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा मन चाहता था कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं, मगर मेरे घर वाले तो किसी भी हाल में रिश्ता खत्म नहीं करते, इसलिए मैं खामोश रहती थी। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। वक्त गुजरता गया और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। विदाई के समय मैं लगातार रो रही थी। मुझे याद आ रहा था कि विदाई के समय मेरे दोनों भाइयों ने कहा था कि हम तुम्हारी शादी तो कर रहे हैं, मगर याद रहे कि अगर तुम्हें ससुराल में कोई भी परेशानी हो तो तुम इस बारे में हमें जरूर बताओगी। मैं तो अपने भाइयों की इस बात पर हैरान थी कि वो मुझे वहाँ पर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए भेज रहे थे। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे मेरी परेशानी बताने की परमिशन दे दी थी कि मैं उनको अपनी परेशानी बता दिया करूं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, एक जेठ और उनका 8 साल का बेटा और मेरी एक शादीशुदा नंद भी थी, जो कि शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने मायके में ही पड़ी रहती थी ताकि मेरा जीना दुश्वार कर सके। शादी के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे पति का बड़ा भाई भी है और उनका बेटा भी है, तो ये सुनकर मैं दंग रह गई थी, क्योंकि जब इतने समय मेरा रिश्ता लगा रहा तो किसी ने मेरे जेठ के बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया था। शादी के अगले दिन से ही मुझे घर गृहस्थी पूरी तरह से सौंप दी गई थी। मेरी सास तो जैसे बरसों की थकी हुई थी। अब उनको सारी थकन उतारनी थी, क्योंकि घर में उनकी बहू जो आ गई थी। मेरी सास और नंद मिलकर मेरे किए हुए हर काम में कमी निकालती थी। मुझे उन दोनों से बहुत उलझन महसूस होती थी। मैं जब कभी अपने पति से इस बात की शिकायत करती तो मेरा पति कह देता कि मेरी बहन इस घर की मेंबर है और मेरी माँ तुम्हारी माँ भी है, इसलिए उनकी बातों को बर्दाश्त करोगी तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे पति की हर बात का जवाब वही होता था। मुझे अपने पति पर भी बहुत गुस्सा आता था, मगर मैं खामोश रहती थी, क्योंकि मेरा पति मुझ पर बहुत शक करता था। मेरी माँ को लगता था कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा, मगर शादी के बाद तो वो मुझ पर बात बात पर शक करता था। मैंने सब देखा था कि मैं अपने पति को जब भी किसी भी तरह की अपनी सास या नंद की हरकत के बारे में बताऊं तो वो गुस्सा कर जाता था। इसलिए मैंने अपने पति को कुछ भी बताना छोड़ दिया था। उल्टा अपनी सास और नंद को खुद ही जवाब देने लग गई थी। अगर वो कोई बात कह देती तो मैं कहती कि माँ जी, मैं भी अपने मायके से कामकाज कर कर ही आई हूँ, मुझे हर काम की पहचान है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा भी है और मुझे पता है कि मुझे अपने घर में काम किस तरह से करना है। मेरे जेठ तो सुबह घर में आते और फौरन अपने कमरे में घुस जाते थे। शाम को ही अपने कमरे से बाहर निकलते थे। उनका बेटा सुबह को स्कूल जाता, दोपहर को ट्यूशन और फिर शाम के टाइम पर अपने पापा के साथ घूमने के लिए निकल जाता था। घर में सिर्फ मेरी सास और नंद ही रह जाती थी। मेरा पति भी काम पर ही होता था। वो रात को घर वापस आता था। मैंने कई बार अपनी सास से अपने जेठ के बारे में पूछने की कोशिश की, मगर हर बार उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि तुम्हें बताया तो है कि ये तुम्हारे पति का बड़ा भाई है, इसकी इज्जत किया करो, ना कि बार बार उसके बारे में पूछताछ किया करो। मैं अपनी सास की बात सुनकर खामोश हो जाती थी। मेरी शादी को 2 महीने हो गए थे। अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं खुशी से झूम उठी थी कि शायद अब मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो मेरा पति मेरे साथ गलत बिहेवियर रखता था, अब शायद मेरे साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएगा। मेरा पति जैसे ही घर आया तो उसके साथ मेरी नंद भी घर आई थी, क्योंकि मेरी नंद कभी कभी अपनी ससुराल चली जाती थी, लेकिन ज्यादातर मायके में ही रहती थी। उसे देखकर तो मेरा सारा मजा किरकिरा हो गया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मेरी नंद तरह तरह की एडवाइस मेरे पति को देगी।
मेरी सास की तो उन दिनों तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और वो अपने कमरे से कम ही बाहर निकल रही थी। मेरी नंद अपनी ससुराल से ये बहाना लेकर घर आ जाती थी कि वो अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए जा रही है, इसीलिए लगातार कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकी हुई थी। उसको बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मैं इस समय कुछ भी सुनने के हाल में बिल्कुल नहीं थी। मेरा पति घर आया और कहने लगा कि क्या बात, आज बहुत खुश नजर आ रही हो, कहीं कोई पुराना आशिक तो नहीं मिल गया। अपने पति की इतनी बेतुकी बात को सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने हैरत से अपने पति की तरफ देखा और एक नजर अपनी नंद की तरफ देखा, जो चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाए हुई थी। मैं बेगुनाह होकर भी आंखें चुराने लगी। तभी मेरे पति ने कहा कि सच कह रहा हूँ ना मैं, तभी तो चेहरे पर इतनी खुशी नजर आ रही है, वरना जब से हमारी शादी हुई है तुमने तो ढंग से मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैं खामोश रही। मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं अपने पति को इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाऊं। सोचा कि रात को जब वो कमरे में आएगा तो जब तसल्ली से उसे मैं बताऊंगी तब शायद उसका मूड भी थोड़ा ठीक हो जाए और फिर मैं अपने पति को गुड न्यूज सुनाऊंगी। वो इस गुड न्यूज को सुनते ही खुशी से झूम उठेगा। मगर कभी कभी हमारी सोच हकीकत से बिल्कुल अलग होती है। जब मैंने अपने पति को ये बात बताई कि मैं आपको कितनी बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ, वो काफी हैरान हुए और कहने लगे, कैसे खुशखबरी? उनके चेहरे की सीरियसनेस देखकर मेरे चेहरे की सारी खुशी खत्म हो गई थी। मैंने अपने पति को बताया कि आप पिता बनने वाले हैं और मैं माँ। मुझे लगा था कि मेरी बात सुनकर मेरे पति के रिएक्शन खुशी से भरे होंगे, मगर उनके अगले रिएक्शन ने तो मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए। उन्होंने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ दरअसल मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि मेरे कैरेक्टर पर पड़ा था। जब मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं नहीं मानता कि ये बच्चा मेरा है, मुझे अपने पति की बात सुनकर शॉक लगा था। मैंने अपने पति से कहा, आप ये क्या कह रहे हो? आपको कुछ आइडिया भी है कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द मुझे कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं? भगवान के लिए ऐसा मत करो, ये बच्चा आपका ही है। मैं हर समय तो घर में रहती हूँ, फिर भला आप मुझ पर कैसे शक कर सकते हो? तभी मेरा पति कहने लगा कि जिस समय घर पर कोई नहीं होता तब तुम अपने आशिक को बुला लेती होगी। मैंने रोती हुई नजरों से अपने पति की तरफ देखा और कहा कि बस अब और नहीं, अगर आपको इसको अपना बच्चा नहीं मानना तो मत मानो, मगर मेरे कैरेक्टर पर इस तरह की कीचड़ उछालने का आपको हक नहीं देती मैं। मेरे पति ने मुझे मेरी इसी बात पर मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही, मगर मेरे ससुराल वालों में से किसी ने भी मुझे नहीं बचाया। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरे चेहरे पर नील देखकर मेरे जेठ ने मुझे रोक लिया, क्योंकि वो भी सुबह सुबह ही काम पर जाने के लिए घर से निकल जाते थे। उस समय वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। मेरी सास अपने पोते और मेरे जेठ का कोई काम नहीं करती थी। मेरे जेठ को अपनी माँ और बहन से कोई मतलब नहीं था। वो अपने घर में ज्यादा इन लोगों से बातचीत नहीं करते थे। मुझे अपना जेठ ही एक ऐसा इंसान लगता था जो अपने घर वालों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने जब मेरे चेहरे पर नील के निशान देखे तो कहने लगे कि तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? मैं समझ गया, तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा होगा। मैंने इशारे से कहा जी, तो उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो, उसका दिमाग थोड़ा खराब है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर मेरे जेठ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए चले गए थे। मुझे बहुत अफसोस होता था कि मेरी सास अपने बड़े बेटे और पोते का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। मेरे जेठ खाना भी बाहर से ही खाया करते थे। मुझे इस घर में सिर्फ अपना जेठ ही एक समझदार और अच्छा इंसान लगता था। बाकी मुझे कोई भी पसंद नहीं था, क्योंकि इनमें से कोई भी इंसान कहलाने के लायक ही नहीं था। ये लोग सिर्फ अच्छा दिखावा करके दूसरों को अच्छा बनकर दिखाते हैं, पर असल में अंदर से कुछ और ही है। मैंने अपने घर वालों को फोन किया और अपने पति के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे बड़े भैया और पापा मुझे लेने के लिए आ गए। मैं उनके साथ अपने मायके आ गई। अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि मेरी सास और मेरे पति मेरे मायके आए और आकर मुझसे माफी मांगने लगे। इस पूरे हफ्ते परेशानी की वजह से रह रहकर मेरी प्रेगनेंसी खत्म हो गई थी। मुझे अपने पति से नफरत महसूस होने लगी थी। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुमने मेरे बच्चे की जान ली है। मेरा पति कहने लगा कि मैं जानता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे तुम पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। मेरे पति सही मेरे सारे ससुराल वाले मेरे मायके वालों के सामने बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे, जिससे मेरे घर वालों को लगता था कि कहीं न कहीं गलती मेरी भी है, लेकिन उनका असली रूप तो मैं ही जानती थी। मेरा पति कहने लगा प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। मेरी सास ने भी मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा बहू हमारे घर चलो, तुम्हारे बिना हमारे घर में रौनक नहीं है।
मेरे सब घर वालों ने मुझे जबरदस्ती फिर से उसी दलदल में फेंक दिया। दिन गुजरते गए और मेरी शादी को 5 महीने हो गए। आजकल मेरे जेठ ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। पता नहीं वो क्या काम करते थे। वो अपने बेटे को भी ज्यादातर अपने साथ ही रखते थे। मुझे उनकी इस बात की समझ नहीं आती थी कि वो घर वालों के साथ उठते बैठते क्यों नहीं है। और अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे से बाहर गई ताकि घर के काम कर सकूं। मगर वहां पर एक औरत को देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये एक नई औरत थी। मैं इसको नहीं जानती थी कि वो कौन थी। मैंने इससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो एकदम घबरा गई। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मैं तो उसका डर और घबराहट देखकर हैरान रह गई थी। इससे पहले कि वो औरत कोई जवाब देती, मेरी सास किचन में आकर कहने लगी, ये हमारे घर की नौकरानी है, मगर इसको तुम्हारे काम के लिए नहीं बल्कि मेरे बड़े बेटे के काम के लिए रखा गया है। ये मेरे बड़े बेटे के काम किया करेगी और उसके बच्चे का भी ध्यान रखा करेगी। वो नौकरानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की थी कि मेरी नंद और सास के होते हुए मेरे जेठ को अपने लिए नौकरानी रखने की क्या जरूरत थी। और फिर मैं तो इस घर के सारे काम किया करती थी। मेरे होते हुए इस घर में ना तो कभी मेरी सास ने काम किया था और ना ही मेरी नंद ने। वो नौकरानी सिर्फ और सिर्फ मेरे जेठ का ही खाना बनाया करती थी और उनके बेटे का ही ध्यान रखती थी। मेरे जेठ का बेटा बहुत सीधा साधा और प्यारा था, मगर अगले दिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि मेरे जेठ ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। आखिर अब मेरे जेठ को क्या प्रॉब्लम थी? उन्होंने तो अपने लिए नौकरानी भी रख ली थी, फिर उनको अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल में भेजने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं अपने जेठ से रिलेटेड कोई भी बात अपनी सास या नंद या फिर अपने पति से पूछती तो सब लोग मुझे उल्टी सीधी बातें कह दिया करते थे। उल्टा मुझ पर ही डांट पड़ जाती थी। इसीलिए मैंने अब किसी से भी बात करना छोड़ दिया था। वो नौकरानी और मैं रात का खाना एक साथ ही किचन में बना रहे थे। वो मेरे जेठ का खाना बना रही थी और मैं अपने ससुराल वालों का। वो मुझसे कोई बात भी नहीं कर रही थी। बहुत घबराई घबराई लग रही थी। खाना तैयार होने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं भैया को खाना दे आती हूँ, लेकिन अचानक मेरी सास किचन में आ गई और उन्होंने मुझे नौकरानी से बातें करते हुए देख लिया। मेरी सास कहने लगी, नहीं, जिसका काम है वही करेगी। इसको यहाँ पैसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं दी जा रहे। तभी मेरी सास ने जबरदस्ती नौकरानी को खाने की थाली थमा दी और उसको मेरे जेठ के कमरे में भेज दिया। मैं भी अपने कमरे में आ गई थी। थकावट की वजह से मैं आज जल्दी सो गई थी, मगर आधी रात के समय अचानक मेरी आंख खुल गई क्योंकि अजीब अजीब सी आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। मेरे जेठ का कमरा मेरे कमरे के बराबर में ही बना हुआ था। वहाँ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मुझे काफी हैरानी हुई कि ये तो किसी लड़की की चीखों की आवाजें हैं, लेकिन मेरे जेठ के कमरे से क्यों आ रही थी? लेकिन अचानक मुझे याद आया, आज ही तो घर में नौकरानी आई है, तो क्या वो अत्याचार नौकरानी पर हो रहा है? लेकिन मेरे जेठ तो अच्छे भले समझदार मर्द थे, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं अचानक उठी। जब लड़की की चीखें तेज तेज होती गईं, मैंने डरकर अपने पति को उठाया। वो तो उठकर मुझ पर चिल्लाने लगे कि रात की नींद भी हराम कर दी है। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हारे भैया के कमरे से नौकरानी के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मेरा पति कहने लगा कि सो जाओ, ये तुम्हारा वहम है, जबकि आवाजें अभी भी साफ आ रही थी। मेरा पति इतना कहकर सो गया था। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया था कि आखिर वो क्यों मुझसे झूठ बोल रहा था। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। नौकरानी का घबराना, उसकी चीखें, मगर मैं इस राज का पता कैसे लगाती? मेरे तो खुद की इस घर में हैसियत एक नौकरानी की जैसी थी। मेरे जेठ का छोटा बच्चा था, इसलिए उन्होंने अपने लिए नौकरानी रख ली, मगर नौकरानी को घर लाने के बाद उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। ये सब मेरी कुछ समझ नहीं आया था, मगर हैरानी मुझे उस समय होती जब रात को मेरे जेठ के कमरे से नौकरानी के चिल्लाने की आवाजें आती। मैंने सोच लिया था कि मैं इस सब का पता लगाकर ही रहूंगी, लेकिन ये सब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि इस घर में मेरा कोई साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि मेरा पति भी नहीं। अब इस बात को लगभग 20 दिन गुजर गए थे। हर रात मेरे जेठ के कमरे से नौकरानी के चिल्लाने की इसी तरह की आवाजें आती थी। एक दो बार मैंने अपने पति को फिर से बताने की कोशिश की तो वो मुझसे मना करने लग जाते थे। उन्हीं दिनों की बात है कि मेरी नंद हमारे घर पर आई हुई थी। मैंने सोचा वो तो एक औरत है, जरूर वो अपने भाई को किसी औरत पर अत्याचार करने की परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं देगी। तभी मैंने अपनी नंद को सब बता दिया और ये भी बता दिया कि तुम्हारे भैया उस पर अत्याचार करते हैं। मगर नंद की बातों ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। जब वो कहने लगी, तुमने उस नौकरानी के शरीर पर किसी तरह का निशान या जख्म देखा है?
तो मैंने सोचकर ना में सिर हिला दिया और कहा कि नहीं, मगर भैया के कमरे से रोज रात को नौकरानी के चीखने की आवाज आती है। मेरी नंद ने शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लिया। मेरा पति भी उस समय घर में आ गया था। मेरी नंद मेरे पति को देखकर कहने लगी, देखो भैया, भाभी हमारे बड़े भैया पर कितने गंदे गंदे इल्जाम लगा रही हैं। मैं आपसे कहती थी ना कि आपकी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों आपकी पत्नी हमारे घर की खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मेरी नंद के मुंह में जो भी आ रहा था वो कहे जा रही थी और मैं तो मुंह खोलकर बस अपनी नंद को ही देख रही थी। तभी मेरा पति आगे बढ़ा और मुझे मारने पीटने लग गया। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पति ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मुझे समझ नहीं आई थी कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैं तो बेकसूर थी, पर फिर भी मैंने सजा भुगती थी। अब तो मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मैं जरूर इस राज से पर्दा हटाऊंगी। मगर मुझे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि मेरे जेठ को मैं जितना अच्छा समझती थी वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। मुझे लगता था कि वो घर के इकलौते ऐसे मेंबर हैं जो समझदार और अच्छे इंसान हैं, जो अपनी फैमिली वालों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मगर मेरा जेठ तो अपने परिवार के बाकी के लोगों से भी 2 नंबर आगे था। वो इतने घटिया इंसान थे कि उस नौकरानी के साथ न जाने बंद कमरे में क्या करते थे कि उसके चिल्लाने की आवाजें पूरे घर में गूंजती रहती थी, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं जाता था। मुझे इस घर में हर मेंबर से नफरत होने लगी थी, क्योंकि इस घर में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जिसके अंदर कोई अच्छाई हो। शाम के समय जब मैं कमरे से बाहर निकली रात का खाना बनाने के लिए, तो मैंने देखा कि किचन में मेरी नंद पहले से ही अपना कब्जे जमाए बैठी हुई थी। मैंने उसको इग्नोर कर दिया और अपना काम करने लगी। तभी वो मेरे पास आई और अचानक शोर मचाने लगी। मैं भी उसकी इस हरकत को समझ नहीं पाई थी कि न जाने वो क्यों चिल्ला रही है। अचानक मेरी सास किचन में आ गई और वो जोर जोर से चीख कर कहने लगी, माँ देखो, भाभी ने मुझे धमकी दी है। कह रही है कि अगर आज खाना तुमने नहीं बनाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो भाभी के हाथ में चाकू देख लो। मेरी सास चाकू देखकर घबरा गई। उन्होंने जल्दी से मेरे हाथ से चाकू लेकर फेंक दिया और कहने लगी कि बदतमीज औरत, मेरी बेटी का हाथ काटना चाहती है। उन्होंने फौरन ही मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाई थी। इतनी देर में मैं संभलती कि शोर की आवाज सुनकर मेरा पति भी किचन में आ गया और दोनों माँ बेटी ने रो रो कर मेरे पति को बताया कि मैं अपनी नंद पर जुल्म कर रही हूँ, बल्कि मैंने तो अपने हाथ में चाकू सब्जी काटने के लिए उठाया था। मेरा पति अपनी माँ और बहनों की बातों में आकर मुझे मारने लगा। मैं उसको बता रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और न ही मैं ऐसा कुछ करने वाली थी। मेरी बात को कोई नहीं सुन रहा था। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैंने अपने पति से कह दिया कि अगर तुम्हारी बहन अपनी ससुराल में टिकी रहेगी तो घर में किसी तरह का हंगामा नहीं होगा। इस बात पर मेरी नंद रो रो कर मेरे पति से कहने लगी कि देख लो भैया, मैं कल ही अपनी ससुराल चली जाऊंगी। तुम्हारी पत्नी को इस घर में मेरी मौजूदगी पसंद नहीं है। और भी ना जाने वो कितनी सारी बातें मेरे पति को चढ़ाने के लिए कह रही थी और मेरी सास भी कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही और खामोश रही। ये सारा हंगामा होने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई थी। मैं किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि नौकरानी भी एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी और अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं उसके करीब गई और उससे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ। एक तो वो मुझे देखकर हर बार घबरा जाती थी और ना ही मुझसे बात करती थी और ना मुझे कुछ बताती थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर रात को तुम्हारे चीखने की आवाज क्यों आती है, मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब मैंने सोच लिया था कि किसी भी तरह मुझे अपने जेठ का राज जानना ही होगा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ये राज जान सकूं, क्योंकि आजकल मुझे मेरे जेठ कमरे से बाहर दिखाई नहीं देते थे। वो सारा दिन कमरे में ही रहते थे और नौकरानी भी उनके साथ कमरे में ही रहती थी। और फिर रात को नौकरानी के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी रोज ही आती थी। नौकरानी मेरे जेठ का ख्याल बिल्कुल इस तरह रखती थी जैसे वो उसके पति हों। ये सब जानने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने अपने पति से कहा कि मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरा पति तो जैसे खुश हो गया था क्योंकि उसे आजादी मिल रही थी। रात के टाइम पर नौकरानी मेरे जेठ के लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती थी, इसलिए मैं खामोशी से मौका देखकर अपने जेठ के कमरे में जाकर छुप गई, जहाँ पर मेरे जेठ गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कब उनके कमरे में आ गई। एक बात जो मैंने देखी थी वो ये थी कि मेरे ससुराल वालों में से कोई भी मेरे जेठ के कमरे में नहीं आते थे और इसी बात से मुझे आसानी हो गई।
मुझे अपने जेठ के कमरे में आता हुआ किसी ने नहीं देखा था। सबको यही लग रहा था कि मैं अपने मायके चली गई हूँ। मैं अपने पति के सामने तो घर से निकल आई थी, मगर पिछले दरवाजे से मैं वापस घर के अंदर दाखिल हो गई और चुपके से अपने जेठ के कमरे में चली गई। और यहाँ पर मैं एक कोने में छुप गई थी जहाँ से मुझे कोई नहीं देख सकता था। अब मुझे उस समय का इंतजार था जब नौकरानी कमरे में आती तो मुझे सब पता चल जाता कि उसके साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो चीखती है। दिल ही दिल में मुझे डर भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि न जाने मैं किस तरह से अपने जेठ का राज अपने ससुराल वालों के सामने लाकर रखूंगी। मैं अपने आप को समझाकर बैठी थी कि अगर मुझे अपने मायके भी जाना पड़ा तो मैं चली जाऊंगी, मगर आज हकीकत का तो पता करके ही। रात के 2 बजने वाले थे जब नौकरानी खाना तैयार करने के बाद मेरे जेठ के कमरे में आई, क्योंकि जब हम सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते थे, तब नौकरानी मेरे जेठ के लिए खाना बनाने के लिए रात के टाइम पर किचन में जाती थी, क्योंकि वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। अब तो मुझे फिक्र सताने लगी थी कि कहीं मैं ही गलत साबित न हो जाऊं, मगर मुझे इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता था। जैसे ही नौकरानी जेठ के कमरे में आ गई, मेरे होश तब उड़े जब मेरे जेठ ने खाने की थाली उसके हाथ से पकड़कर एक तरफ रखी और उसके साथ गलत हरकतें करने लगे। मैं ज्यादा देर तक ये सब नहीं देख पाई तो चीख उठी। मैंने अपने जेठ से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसी हरकतें करते हुए एक मजबूर और गरीब लड़की के साथ आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। उन्होंने कहा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं आप जैसे जंगली इंसान से इस लाचार और मजबूर लड़की को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। शोर की आवाज सुनकर मेरे सारे ससुराल वाले मेरे जेठ के कमरे में आ गए। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही थी कि उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा पति मुझे वहाँ पर देखकर हैरान रह गया, जबकि मेरी सास और मेरी नंद का भी यही हाल था। मेरा पति कहने लगा कि तुम तो अपने मायके गई थी ना, तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं जल्दी से नौकरानी के पास गई और उसको अपने गले से लगा लिया। मैंने सबके सामने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं इस पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। मैं नहीं जानती कि किस मजबूरी की वजह से आपके चंगुल में फंस गई। मैंने अपने जेठ की तरफ देखकर कहा, मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी। मैं समझती थी कि मेरे सारे ससुराल वाले, मेरे पति सहित सब लोग बहुत घटिया इंसान हैं, मगर मेरे जेठ तो बहुत समझदार हैं, जो घर वालों में से किसी के साथ उठते बैठते नहीं हैं और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। मुझे आज पता चला कि आप तो इन सबसे भी घटिया हो। वो लड़की भी रो रो कर कह रही थी कि दीदी, इस आदमी ने मेरी इज्जत को कई बार तार तार कर दिया। दरअसल ये एक बहुत ही घटिया इंसान है। मेरी दोस्त इसकी पत्नी थी और उसके साथ ये बहुत गलत करता था। इस घर के सारे ही लोग उस पर अत्याचार करते थे। वो बेचारी इस आदमी को छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि अपना बच्चा भी यहाँ पर छोड़ गई। लेकिन इस घटिया इंसान की नियत मुझ पर थी। मैं गरीब पिता की बेटी हूँ। मुझे अपने पिता के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। इसने मुझे पैसों का लालच दिया। मैंने मजबूरी में आकर इसका लालच एक्सेप्ट कर लिया और अपने पिता का इलाज करवाया, मगर इस इंसान ने मुझे अपने घर में रखकर मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सबको बताया कि मैं नौकरानी हूँ, मगर मैं इस इंसान की नौकरानी नहीं हूँ। इसने मुझे अपनी हवस पूरी करने के लिए यहाँ पर रखा और अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल में इसीलिए भेज दिया ताकि इसका बेटा अपने पिता की घटिया हरकतों को ना देख सके। ये सब लोग बहुत घटिया लोग हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप इन लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इस घर का माहौल बहुत खराब है। मेरी दोस्त की जब इस घर में शादी हुई थी तब वो रो रो कर मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं भी एक दिन इस इंसान के चंगुल में फंस जाऊंगी। दीदी, मैं तो आपको एडवाइस देती हूँ कि आप अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने मायके चली जाओ, क्योंकि ये सारे ही लोग एक न एक दिन आपको अपनी बातों से ही मार देंगे। उस लड़की की बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरा पति मुझे मारने के लिए मेरे करीब आया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। दरअसल ये लोग मेरे ऊपर ही अत्याचार नहीं कर रहे थे, बल्कि इन लोगों का माहौल ही ऐसा था, दूसरों को परेशान करना और दूसरों की बेटियों को अपने घर में लाने के बाद उन पर जुल्म, ज्यादती और सितम करना। मैं अब अपने पति के अत्याचार और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने पलटकर अपने पति के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जिससे मेरी सास, नंद और ससुर, वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, सब मुझे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अब तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सब के सब बहुत घिनौने लोग हो। मेरा पति मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं और वो लड़की, हम दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए घर से बाहर निकल आए थे, क्योंकि सब लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे।
वो नहीं चाहते थे कि उनका राज दुनिया वालों के सामने आए। मैं अपने मायके चली गई और जाकर मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बता दिया। मेरे मायके वालों ने मेरा साथ दिया और सब लोग मुझे और उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन चले गए। मैंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वालों ने फौरन ही कार्यवाही शुरू कर दी और मेरे ससुराल वालों को हम दोनों के बयान पर अरेस्ट कर लिया गया। आज मेरी हिम्मत और बहादुरी की वजह से मेरे ससुराल वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपनी सजा भुगत रहे हैं। मैं तो अच्छी शक्ल वाले लोगों के पीछे छुपे दरिंदों से बचकर भाग निकली। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बेटियों की शादी देखभाल कर किया करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बेटों की शादी करने के लिए ऊपर से अच्छे बनते हैं और शादी करने के बाद उनका असली रूप सामने आ ही जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ लड़की को ही इन लोगों के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। और यही वजह होती है कि लड़कियां शादी के बाद अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी होती हैं जो खामोशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रहती हैं। इसलिए सावधान रहें और अपनी बेटियों को ऐसे घटिया लोगों के हवाले ना करें जो आपकी बेटी को खिलौना बनाकर उसे इस्तेमाल करने के बाद तोड़ना चाहते हैं। मेरा पति मुझे डिवोर्स दे चुका है और वो जेल में है, लेकिन मैं अब अपने मायके में आकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रही हूँ। मगर अब मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा शादी से विश्वास उठ गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।